हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया है ओटीआर का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक बार की पंजीकरण। ये आप लोगों के लिए किस तरीके से उपयोगी है, इसको करने के लिए क्या कोई शुल्क लगेगा, या फिर अगर आपने इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या फिर उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये किस तरीके से आपके लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। आप सारी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ये है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसको लेकर के। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओटीआर का मतलब होता है कि एक बार की पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए क्या कहा गया है, कि इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बार की पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर सुविधा प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञप्ति व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को बार बार अपलोड करने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, इसलिए आप लोगों के लिए इसलिए किया जा रहा है कि उस पर अगर आप ओटीआर एक बार अपना रजिस्टर कर लेते हो तो बार बार जो आप जैसे कोई भी फॉर्म आया इस आयोग से, तो आप जब भी फॉर्म आएगा तभी आप फॉर्म भरोगे, और जब भरोगे तभी आपको उस कैफ़े वालों को, किसी शॉप वालों को आपको पैसा देना होगा, और उसमें त्रुटि होने की भी संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में आयोग ने क्या किया है, एक बार में ही आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ठीक है, ओटीआर करवाया जाएगा, उसके बाद आपको एक क्रमांक मिलेगा। ठीक है, उसको एंटर करते ही जब भी जैसे आयोग ने कोई भर्ती निकाली, आपने उस क्रमांक को एंटर किया तो आपकी जो डिटेल आपने फिल की है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे अपलोड हो जाएंगे उस पर। ठीक है, उसमें देखिए संशोधन भी होता है कि नहीं, ये भी मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। ठीक है, एक बार की पंजीकरण सुविधा के मुख्य बिंदु निम्नवत है। चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बारी बारी से पढ़ के समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञप्ति पदों, ठीक है, विज्ञप्ति पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बार की पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब कोई भी अगर भर्ती आती है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, सबसे पहले आपको ओटीआर एक बार करना होगा। अगर आपने पहले कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको उसी समय करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक बार की पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का, ये पूर्णतः निःशुल्क होगा, इसमें पैसा आपको नहीं देना है, लेकिन जो भर्ती आएगी उसका पैसा आपको देना होगा। जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको पैसा उसका देना होगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं यहाँ पे। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि एक बार की पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट सहित जो पेट होने वाला है उसके सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। ठीक है, और अभ्यर्थियों का अन्य समस्त विवरण उनके द्वारा एक बार की पंजीकरण में दिए गए विवरण के आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब अभी आप वैकेंसी आएगी, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको कोड मिलेगा अभी जब ओटीआर करने के बाद, उसको डालते ही आपकी सारे विवरण उस पर आ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में त्रुटि की संभावना कम हो जाएगी। अगर आपके ओटीआर में भी कोई आपको चेंज करना है, जो भी जैसे मान लीजिए आपने कोई नया कोर्स कर लिया, ठीक है, कोई अपने डिप्लोमा कर लिया, तो उसमें अगर आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ओटीआर में। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की परीक्षा 2015 के उपरांत, यानी कि जितने लोगों ने 2015 के उपरांत में आवेदन किया हो, जैसे कोई वैकेंसी 2015 के बाद आई थी तो उसमें अगर आपने आवेदन किया है तो उनके द्वारा तत्समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही एक बार की पंजीकरण की पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। यानी कि जो आपने 2015 के बाद कोई भी आयोग से भर्ती में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसके नंबर के आधार पर ही आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाएं व विवरण पंजीकरण फॉर्म में स्वप्रदर्शित हो जाएंगे व उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बार की पंजीकरण किया जा सकता है। अगर आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आपने 2015 के बाद से जो वैकेंसी आई थी उसमें रजिस्ट्रेशन किया होता, तो फिर उसमें एक जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे ई फॉर्म
करके है। कल मैंने आपको वो बताया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट वीडियो है, जाकर के आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था ई फॉर्म, ठीक है। तो वहाँ से आप भर के फिर से नए सिरे से OTR का पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नीचे, देखते हैं कौन सा पॉइंट। देखिए उसके बाद जो यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेख एक बारी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने व उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता, अर्हता तथा अनुभव आदि के विवरणों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी द्वारा अपने विवरण को अपडेट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है विवरण को आप अपडेट कर सकते हैं, नए अभिलेखों को अपलोड किया जा सकता है। अगर आपने कोई नया कोर्स कर लिया, जैसे अगर अभी तक आपने PG किया है मान लेते, तो मतलब कोई भी कोर्स किया है, फिर अगर आप नया कोर्स करते हैं तो फिर उसके विवरण को, उसके जो आपका ये होगा, मतलब कि जो भी आपके उसके प्रपत्र होंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो नाम वगैरह है, ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका नाम है, आपके माता पिता के नाम है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर नीचे बताया गया है, ठीक है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। देखिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इस पॉइंट में बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा एक बारी पंजीकरण के समय विवरण भरते समय विशेष रूप से सावधानी बरता जाना व ई फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने से पूर्व भरे गए विवरण को भलीभांति जांच कर लिया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थी को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार ई लॉकर संख्या, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उनके नाम, माता व पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम छांक, मूल निवास का प्रदेश व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर जो जो संशोधन नहीं होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको सर्कल कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। देखिए अभ्यर्थियों के मूलभूत विवरण, उनके देखिए क्या क्या है, नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम छांक, मूल निवास का प्रदेश व जाति को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। इसको आप जान लीजिए, इतने चीज़ों में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके उसके होंगे, कोर्सेज़ के जो आप नए नए कोर्स करेंगे, उनका आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए लास्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से अथवा अभिलेख सत्यापन के समय मैनुअली कराया जाएगा। यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए करेंगे आप, उसका सत्यापन होगा मैनुअली, ठीक है। तो ये थी अपडेट, इसमें मैंने आपको बता दिया। मेन चीज़ इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला कि OTR का रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे कि आप कोई भी परीक्षा आप जब देंगे तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, OTR में हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप जो नंबर आपको मिलेगा, जो संख्या मिलेगी, उसको डाल करके आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बार बार आपको अपनी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, OTR का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप इसको कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जो भी आप कोर्स करते हैं नए नए, ठीक है, जो भी आप कोर्स करेंगे, जैसे आपने BEd कर लिया, ठीक है, जो भी आपने कोर्स करते हैं उसकी जो मार्कशीट है, जो उसकी सर्टिफिकेट है, वो उस पर अपलोड आप कर सकते हो जब भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूलभूत आपके डिटेल्स हैं, जैसे कि हमने बताया कि नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के, यानी कि आधार कार्ड का नंबर ही हो गया, अंतिम छंक मतलब आधार कार्ड का नंबर ही हो गया, और मूल निवास का प्रदेश व जात में कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और OTR कराने के बाद एक बार आप उसको अच्छे से मिला लीजिएगा, तभी उसको सबमिट कीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।